गाइस जरा सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी खूबसूरत झील के पास घूमने गए हैं। अचानक आपको वहां ढेर सारे कंकाल दिख जाएं, तो क्या करेंगे आप? हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। सन 1942 में यहाँ ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह इंसानों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ था। तो गाइज, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के इस कंकालों वाली झील का रहस्य क्या है। भारत के हिस्से में आने वाली हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं। रूपकुंड झील समुद्री सतह से 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यह झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच में लोकेटेड है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई हैं। तकरीबन आधी सदी से साइंटिस्ट इन कंकालों की स्टडी कर रहे हैं। वहीं बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जो उनकी जिज्ञासा की वजह बनी हुई है। साल के ज्यादातर वक्त तो झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से ये झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब यह इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे रहस्यमयी झील के तौर पर बताया जाता है। गुजरी आधी सदी से ज्यादा वर्षों से साइंटिस्टों ने इस झील में पड़े कंकालों की स्टडी की है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे। मसलन, ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मौत कैसे हुई? ये लोग कहां से आए थे? इन इंसानी कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी ये बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा और उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक और कहानी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि यह एक कब्रगाह हो सकती है, जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। बट इनके डीएनए से अंदाजा लगाया जाता है कि इन सभी की हेल्थ अच्छी रही होगी। इस इलाके के गांव में एक फेमस लोकगीत गाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसकी वजह से झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती स्टडीज से पता चला है कि यहाँ मरने वालों की अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के, यानी कि जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच रही होगी। इनमें से उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई कंकाल नहीं है। साथ ही आमतौर पर ये माना जाता है कि ये कंकाल एक ही ग्रुप के लोगों के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई आपदा के दौरान मारे गए थे। 5 साल तक चले एक हालिया स्टडी में कहा गया कि ये सभी कयास शायद सच नहीं है। इस स्टडी में भारत समेत जर्मनी, अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सहलेखक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इसमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं।
अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच लगभग 1000 साल का फर्क है। स्टडी की मुख्य लेखिका इडेओइन हान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की स्कॉलर हैं। वो कहती हैं, इससे वे थ्योरी खारिज हो गई जिनमें कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में सभी की मौतें हुई। वे कहती हैं, अभी भी यह साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह बात जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। मसलन इनमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। खास तौर पर ये यूनान के आइलैंड क्रीट में रहने वाले लोगों जैसे हैं। साथ ही दक्षिण एशिया से आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं लगते। हान कहती हैं, जेनेटिक्स के आधार पर इनमें कुछ उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य दक्षिण हिस्से में बसे समूहों से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में क्या अलग अलग समूहों के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल पर छोटे जत्थों में इस झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए? यह झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती है, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का हिस्सा नहीं है। इस जगह पर न तो कोई हथियार मिले और न ही व्यापार का कोई सामान ही मिला है। जेनेटिक अध्ययनों से इनमें से किसी में प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का भी पता नहीं चला, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। झील के रास्ते में पड़ने वाले एक तीर्थ स्थल से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग आखिर इस इलाके की यात्रा पर क्यों आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में साइंटिस्टों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने गए थे? इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफर तय करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुंचे होंगे। तो क्या ये हो सकता है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय पूर्वजों की जेनेटिक रूप से अलग आबादी पीढ़ियों से इस इलाके में रह रही हो? हान कहती हैं, हम अभी भी इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।